प्यारे मित्रों, हमने पिछले वीडियो में कक्षा 10 के चैप्टर 2 का अध्ययन कर लिया था। अब इस वीडियो में आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 3 के एक्सरसाइज पे पहुंचने से पहले हम उसका परिचय जान लेते हैं कि उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन हमें मिलेंगे और उसे हम कैसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर 3 का आप लोग का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा था कि रैखिक समीकरण क्या होता है। पहले सबसे पहले रिमेंबर कर लीजिए। तो रैखिक समीकरण का मतलब, मान लीजिए ये आपका कोई समीकरण है 2x + 3 = 0। तो ये जो इसमें चर राशि कौन सा है, तो आप बोलेंगे चर राशि क्या है, x। जितने भी अक्षर होते हैं वही आपके चर राशि कहलाते हैं। अब x की घात देखिए कितनी है, तो x की घात यहाँ पे क्या है, 1 है। तो जिसमें चर की घात 1 होती है उसी को रैखिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है। अब कोई पूछेगा ये कितने चर में रैखिक समीकरण है, तो आप इसको बोलोगे कि ये एक चर में रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x ही है केवल। अगर मैं लिख दूं 2x + 3y + 4y, यहां पे भी x लिख देता हूं = 0। अब कोई पूछेगा कि ये कितने चर में आपका रैखिक समीकरण है, तो भी आप इसे एक ही चर बोलोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, सारे x हैं। और हमें क्या पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर का मतलब x के अलावा कोई और अक्षर यहाँ पे प्रयुक्त होना चाहिए, या तो y, या तो z, या तो m, या तो n, कोई एक और अक्षर आ जाना चाहिए, तभी हमारा दो चर हो जाएगा। और रैखिक समीकरण का मतलब x पे भी हमारा घात y होना चाहिए और y पे भी घात हमारा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। x पे भी घात 1 और y पे भी घात 1 होना चाहिए। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो अगर हम लिख दें 2x + 4y = 0। अब देखिए ये रैखिक समीकरण है कि नहीं है, यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 1 है, तो ये रैखिक समीकरण है। तो इतना तो पक्का हो गया। अब देखिए एक चर आपका क्या हो गया, x, और एक चर आपका क्या है, y। तो टोटल कितने चर हो गए आपके, टोटल कितने चर हो गए, दो चर हो गए। तो ये रैखिक समीकरण तो था, अब कितने चर में रैखिक समीकरण हो गया, दो चर में। तो आपका पाठ का नाम क्लियर हो गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी कि हमें इसमें इस टाइप के रैखिक समीकरण देखने को मिलेंगे। अब देखिए ये तो हमने एक सवाल लिख दिया यहाँ पे कि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 0 है। इसका जो व्यापक रूप होता है, आप व्यापक रूप ऐसे लिख सकते हैं, ax + by + c = 0। देखिए यहाँ पे x की घात 1, यहाँ पे y की घात 1। आपका दो चर हो गया कि नहीं चर हो गया, दो चर है और सबकी घात 1 है, इसलिए रैखिक समीकरण हो गया, दो चर में रैखिक समीकरण हो गया। ये हमारा एक रैखिक समीकरण है। लेकिन अब थोड़ा पाठ को और ध्यान से देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, अब आगे लिखा है बच्चों युग्म लिखा है। देखिए युग्म का मतलब होता है जोड़ा, और जोड़े का मतलब कम से कम दो इंसान साथ में होने चाहिए। अगर इंसानों का हम बात करें तो दो लोग साथ में होने चाहिए, तो जोड़ा। तो रैखिक समीकरण ये हमारा कितना है, एक रैखिक समीकरण है। अगर एक रैखिक समीकरण हम और एक लिख दें इसके साथ में, तो कितने हो जाएंगे, टोटल दो रैखिक समीकरण हो जाएंगे। और दो रैखिक समीकरण को आप बोल सकते हो रैखिक समीकरण युग्म। तो हम दूसरा भी लिख लेते हैं, ax + by + c = 0। अब देखिए यहाँ पे दो समीकरण हो गया, लेकिन एक यहाँ पे कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है, देखिए ये समीकरण भी ax + by + c = 0 लिखा है, ये भी ax + by + c = 0 लिखा है। यानी कि दोनों समीकरण हमारा एक ही तरह का लिखा है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कहीं, ये देखिए इधर, यहाँ पे मैं लिख दूं 2x + 4y = 0, और फिर मैं लिख दूं 2x + 4y = 0, तो इसको तो एक ही रैखिक समीकरण कहोगे। दो के लिए तो आपको यहाँ पे ऐसे 2x + 4 की जगह पे अगर मैं 7y कर दूं, तो ये दो रैखिक समीकरण हमारा हो गया। इसलिए इसको भी अलग दिखाने के लिए, इन दोनों को भी अलग दिखाने के लिए यहाँ पे आप कर सकते हो a1, यहाँ पे b1 और यहाँ पे c1। ये आपका
पहला रैखिक समीकरण हो गया। यहाँ पे A2, यहाँ पे B2 और यहाँ पे C2 बराबर 0। अब ये आपका ये भी रैखिक समीकरण है, ये भी रैखिक समीकरण है, दो चर में रैखिक समीकरण है। कैसे? यहाँ पे x, यहाँ पे y, इसमें भी x और y, तो दो चर में ये दो रैखिक समीकरण हो गए और इन दोनों को मिला के आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं? रैखिक समीकरण युग्म। तो ये इसका हमने व्यापक रूप यहाँ पे लिख दिया। इस रूप को आप लोग पहचानिएगा। आगे चलते हैं। वही चीज लिखा हुआ है, देखिए, जो हमने ऊपर अभी समझाया है आप सभी को। लिखा है दो चरों में दो रैखिक समीकरण। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे x चर है, यहाँ पे y है, तो दो चर हो गए और ये रैखिक समीकरण है। ये भी देखिए यहाँ पे x, यहाँ पे y, इसमें भी दो चर है और ये क्या है? एक रैखिक समीकरण है। क्यों रैखिक समीकरण है? तो यहाँ पे घात कितनी है? एक। रैखिक समीकरण आप कैसे पहचानोगे? चर की घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। तो लिखा है दो चरों में, तो देखिए दोनों में दो चर है। दो रैखिक समीकरण, देखिए एक रैखिक समीकरण यहाँ है और एक रैखिक समीकरण यहाँ है। एक रैखिक समीकरण का युग्म कहलाता है, यानी कि ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? एक युग्म बन जाएंगे, जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। युग्म कहलाता रैखिक समीकरण युग्म का सबसे व्यापक रूप क्या है? ये है व्यापक रूप, आप ऊपर ही पढ़ चुके हो। एक बार फिर से देख लीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहां a1 a2 b1 b2 c1 c2 ऐसी वास्तविक संख्याएं हैं। अब आप अगर सवाल लिखोगे तो इसके जगह पे कोई गिनती ही तो लिखोगे। ऐसे मैंने लिखा था 2x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0, और मैंने लिख दिया 5x प्लस 9y प्लस 8 बराबर 0। तो देखिए हमने a1 के जगह पे 2 लिख दिया, a2 के जगह पे 5 लिख दिया, b1 के जगह पे 4 लिख दिया, b2 की जगह पे 9 लिख दिया, c1 के जगह पे 7 और c2 की जगह पे 8। और ये सब क्या है? आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये सब क्या है? वास्तविक संख्याएं की। लेकिन इसमें एक कंडीशन भी लगा सकते हो आप कि a1 का स्क्वायर कर दो, यानी कि इसका स्क्वायर कर दो और फिर b1 का स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, तो ये कभी 0 के बराबर नहीं होगा। इसी प्रकार इसमें दूसरे वाले समीकरण में a2 का स्क्वायर और b2 का स्क्वायर करके जोड़ दो तो कभी 0 नहीं होना चाहिए। ये आपका यहाँ पे कंडीशन हो जाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या कहता है। रैखिक समीकरण युग्म निम्न दो विधियों से हल किया जा सकता है। अब बच्चों बात ये आती है कि हमें अब रैखिक समीकरण युग्म दो पता चल गए। देखिए यहाँ पे आपको दो युग्म दिया गए हैं। अब इसको, अब ये युग्म का मतलब एक आपको पास प्रश्न आ गया, एक सवाल आ गया, इसको आप सॉल्व भी तो करोगे। तो आपके बुक में इसको सॉल्व करने की कितनी विधियां दी गई हैं? दो विधियां दी गई हैं। वो दो विधि कौन कौन से है? पहला आपका ग्राफीय विधि है और दूसरा बीजगणितीय विधि। तो हम पहले ग्राफीय विधि देखते हैं क्या होता है। ग्राफीय विधि में देखिए दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म, ऊपर जानते ही हो आपने पढ़ा है, का ग्राफ दो रेखाएं निरूपित करते हैं। अब जैसे देखिए ये जो आपका रैखिक समीकरण है, इसका एक रेखा कोई बनेगा, ये सीधी लाइन होती है और ये भी सीधी लाइन होती है। तो जब रैखिक युग्म में कितने समीकरण होते हैं? देखिए दो समीकरण होते हैं। ध्यान से देखिएगा फिर से, ये आपका रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण युग्म है। तो रैखिक समीकरण युग्म में कितनी आपकी समीकरण होती हैं? पहला तो ये होता है और दूसरा ये होता है। तो एक लाइन इसका बन जाएगा और एक लाइन इसका बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमने दो लाइन बना दिया, तो वही चीज लिखी हुई है। अच्छा, ये लाइन कितने प्रकार से बन सकती है? दोनों लाइन इस तरह के बन गई, दोनों लाइन इस तरह की बन गई और दोनों लाइन ऐसे बन सकती हैं। पहली लाइन ये बना दिया, फिर इसी के ऊपर हमने दूसरी लाइन बना दी, ये ऐसे बन सकती हैं। तीन तरह से बनाई जा सकती हैं ये रेखाएं। तो वही चीज आगे लिखा हुआ है। दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ कितनी रेखाएं निरूपित करती हैं? दो रेखाएं निरूपित करती हैं। तो पहली कंडीशन दी है कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, वह बिंदु दोनों समीकरण का अद्वितीय हल होता है। पहले मैं तो यहाँ पे रेखा लिख लेता हूं। देखिए आपके पास रेखाएं कौन कौन सी हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो देखिए आपकी एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है। रेखा का मतलब ये समीकरण है और समीकरण क्या बनाएगा? रेखा बनाएगा। तो यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद का मतलब होता है मित्रों काटना, काटती हैं, वह बिंदु दोनों समीकरण का क्या हो जाता है? हल हो जाता है। जैसे ये आपका ग्राफ है, ग्राफ पे हमने
आपका कार्तीय तल बना दिया। यहाँ पे आपका यहाँ पे x हो गया, एक्स डैश, और यहाँ पे y, और यहाँ पे y डैश। अब मान लीजिए ये जो रेखा है, ये रेखा ऐसे है, मान लीजिए ये रेखा ऐसे है। इस रेखा का हमने नाम लिख दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और ये जो दूसरी रेखा है हमने मान लिया ऐसे है। इस रेखा के क्या नाम है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दोनों रेखाएं आपस में कट का कहीं ध्यान से देखिए कहाँ पे कट किया, इन दोनों रेखाओं ने आपस में यहां पे कट किया। तो ये जो बिंदु होगा ये इन दोनों रेखाओं का क्या होगा, हल होगा। हल का मतलब आंसर होगा। इस बिंदु को लिखेंगे कैसे, x, y के रूप में। x का कुछ मान होगा और y का कुछ मान आएगा। जब इन दोनों को हल करेंगे सवाल दिया जाएगा, और यही जो है हमारा क्या होगा, इन दोनों रेखाओं का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को आपस में क्या करेंगी, ऐसे कट करेंगी। ध्यान दीजिएगा, जब दोनों दी हुई समीकरण एक दूसरे को इस प्रकार कट करेंगी तो इनका केवल और केवल कितना हल होगा, एक ही हल होगा। इसके अलावा दूसरा हल नहीं हो सकता। पहला बिंदु हमारा ये है ग्राफ के द्वारा। अब ग्राफ के द्वारा दूसरा हमारा कंडीशन क्या उत्पन्न हो सकता है, स्थिति क्या उत्पन्न हो सकता है, यदि रेखाएं समपाती हैं तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। एक बात और याद रखिएगा कि दो रेखाएं आपस में जिसको जितनी बार काटेंगी उतने ही हल होंगे। तो देखिए इस बार चाहे जहां कटाओ आप, ऐसे चाहे जहां कट करो, कितनी बार कट करेंगे, केवल एक ही बार कट करेंगी दोनों रेखाएं आपस में। तो इसके कितने हल होंगे, एक ही हल होंगे। दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को जितनी बार कट करेंगी उतने ही उसके हल होते हैं। तो देखिए यदि रेखाएं समपाती हों तो इसको हम समपाती करने जा रहे हैं। ये हमने कार्तीय तल बनाना स्टार्ट किया। यहाँ पे एक्स डैश, वाई डैश। मान लीजिए जो पहली रेखा है वो हमारी ये बनी। इस रेखा के क्या नाम है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इस रेखा का नाम है। और दूसरा भी रेखा इसी के ऊपर मान लीजिए बन गया। कैसे बनेगा, वो जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि ये दोनों हमको एक दूसरे के ऊपर ही बनाना पड़ेगा। तो हमने दूसरा रेखा भी इसी पे बना दी है। ये देखिए, ये पहला रेखा का मैंने ऐसे चिन्ह लगा दिया और दूसरा का मैंने ऐसे लगा दिया। तो देखिए एक दूसरे के ऊपर दोनों रेखाएं ऐसे बन रही हैं, इसका मतलब हर एक बिंदु को काट रही हैं। थोड़ा इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ये बच्चे थोड़ा जटिल मानते हैं, कठिन मानते हैं। देखिए ये आपकी पहली रेखा है और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर, ये देखिए ये बन रही है कि नहीं बन रही है, तो दूसरी रेखा इसी के ऊपर बन रही है। इसका मतलब ये पहले वाले रेखा के हर एक बिंदु को टच कर रही है, काट रही है। तो कितनी बार काट रही है, कम से कम अनंत बार काट रही है। तो इसके कितने हल होंगे, अनंत हल हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे, एक ही हल नहीं होगा। तो इसके कहने का मतलब यही है। दूसरी रेखा पे भी, दूसरा रेखा भी इसी पे बना है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और इन रेखाओं को कौन सी रेखा बोलते हैं, समपाती रेखाएं हो जाती हैं। समपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर एकदम लद जाती है। ऐसी रेखा क्या कहलाती है, प्रतिच्छेद रेखा। ठीक, तीसरा कंडीशन इसमें उत्पन्न होता है कौन से मेथड में, ग्राफीय विधि में। हमारे पास दो रेखाएं हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हम समीकरण का व्यापक रूप ले रहे हैं मित्रों। इसको सवाल इस तरह कहीं रहेगा, 2x प्लस 7y प्लस 9 बराबर 0, 3x प्लस 8y प्लस 7 बराबर 0, ऐसे सवाल रहेगा। जब इसको हम हल करेंगे तो हमें रेखाओं के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन अभी हम सवाल नहीं ले रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं। अब देखिए हम कार्तीय तल तैयार कर लेते हैं ग्राफ पेपर पे। आपका x डैश y डैश हो जाएगा। लिखा हुआ है यदि रेखाएं समांतर हैं तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब देखिए मान लीजिए आपकी पहली रेखा यहाँ पे बनी, इस रेखा के आगे क्या नाम है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इस रेखा का नाम है। दूसरी रेखा मान लीजिए आपकी यहाँ पे आई, इस रेखा के क्या नाम है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखिए ये दोनों रेखाएं आपस में क्या कहीं कट कर रही हैं, कहीं नहीं कट कर रही हैं। कि आगे कभी कट करेंगी, नहीं कट करेंगी। तो हमने क्या बोला था कि अगर कट नहीं करती हैं तो हल नहीं होगा, अगर एक दूसरे को कट करती हैं तभी हल होगा।
तो कब प्रतिच्छेद में हल होगा, केवल कितना हल होगा, एक हल होगा। संपाती रूप में हल होगा, कितना होगा, अनेक हल होगा। और जब समांतर रहेंगी दोनों रेखाएं तो इनका हल कोई नहीं मिल पाएगा। ये 3 स्थितियां ग्राफीय मेथड से उत्पन्न होंगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा विधि बीजगणितीय विधि। ये विधि, इसमें भी हम 3 विधियां जानेंगे। जैसे हमने ग्राफीय में 3 स्थिति जानी, वैसे हम बीजगणितीय विधि में भी 3 विधियां जानेंगे, जिसमें पहली विधि है आपका प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि समझने के लिए हमने एक उदाहरण लिया है, जिससे कि आप प्रतिस्थापन विधि से सवालों को लगाना भी जान जाओ और प्रतिस्थापन विधि अच्छे से समझ भी जाए। तो आपका जो हमने उदाहरण लिया है वो उदाहरण है आपका 7x - 15y बराबर 2 और x + 2y बराबर 3। इसका हम हल देखते हैं। तो हल में सबसे पहले हम सवाल ही नोट कर लेते हैं। 7x - 15y और बराबर आपका 2 है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, x + 2y बराबर 3। अब इसको देखिए, ये उसी तरह है कि नहीं है, a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0। देखिए इसी तरह है कि नहीं है। a1 की जगह पे 7 है, b1 की जगह -15 है और c1 की जगह पे अगर -2 को इधर लाओ तो -2 हो जाएगा, तो ये c1 का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0, और यहाँ पे 0 होता था। ऐसे इसको भी मैच कर लीजिए। तो उसी प्रकार से ये है, जिस तरह ऊपर हम लोगों ने अभी इसका व्यापक रूप पढ़ा है, रैखिक समीकरणों का युग। तो ये आपका क्या दिया हुआ है, एक रैखिक समीकरण युग्म दिया है। समीकरण कितने दिए हुए हैं, 2 रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, और इसको क्या बोल सकते हो आप, एक रैखिक समीकरण युग्म बोल सकते हो। रैखिक समीकरण युग्म बोल सकते हैं। क्लियर बात। अब देखिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि, समीकरण युग्म को सॉल्व करने की प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए इसका मैं अब सॉल्व करने का स्टेप करने जा रहा हूं। इसका स्टेप मैं फर्स्ट करने जा रहा हूं। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, ये हर सवाल में ऐसा ही करना है। देखिए स्टेप फर्स्ट में हम कुछ लिखने जा रहे हैं। देखिए क्या लिख रहे हैं, हम किसी एक समीकरण को लेते हैं और किसी एक चर को दूसरे चर के पदों में लिखते हैं। अब जैसे देखिए इसको समझिए आप, इसको मान लीजिए ये आपका समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। अब हमने स्टेप फर्स्ट में क्या लिख लिया, हमने लिखा है कि हम किसी एक समीकरण को लेते हैं। अब चाहे आप समीकरण फर्स्ट को ले लीजिए, चाहे समीकरण सेकंड को ले लीजिए, ये आपकी मर्जी है, और किसी एक चर को दूसरे चर के पदों में लिखते हैं। जैसे अब कोई लेके हमको देखना पड़ेगा, तो मान लीजिए मैं समीकरण सेकंड ले लेता हूं, तो समीकरण 2 से हम समीकरण 2 को ले लेते हैं। समीकरण 2 आपका क्या लिखा है, x + 2y बराबर 3, x + 2y बराबर 3। इतना बात हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए हम किसी एक समीकरण को लेते हैं, तो हमने समीकरण सेकंड को ले लिया। अब आगे देखिए, और किसी एक चर को लेना है, तो मान लीजिए हमने इसमें कितने चर हैं आपके ध्यान से देखिए, एक x चर है और एक y चर है। तो कह रहा है, क्या कह रहा है, किसी एक चर को, तो हमने एक चर ले लिया, y x मान लीजिए ले लिया। क्या लिखा है आगे, को दूसरे चर के पदों में लिखते हैं। दूसरे चर के पदों का मतलब ये जो y वाला पद है हमारा, इसको हमें बराबर के उधर भेजना होगा, तभी x हमारा y चर के पद में लिख जाएगा। तो x बराबर 3 - 2y हो जाएगा। देखिए 2y इधर प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में। अब ये क्या हो गया, x जो है हमारा वो y चर के पद में लिख गया। कैसे लिख गया, क्योंकि बराबर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप फर्स्ट है। आगे देखते हैं स्टेप सेकंड में हमारा ये सवाल कहां पे पहुंचेगा। स्टेप सेकंड में हमें करना क्या है, ये देखिए हमने किसका मान निकाला है y के
पद में x का मान निकालना है। अगर y का निकालते तो x के पद में हो जाता, और x का निकाला है तो y के पद में। तो इसी के अनुसार आपका सेकंड चरण चलेगा। यहां पे क्या करेंगे आप, x का जो मान निकला है, यह मान कौन सा, 3 - 2y, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करना होगा। समीकरण 1 में रखने पर आपके पास दो समीकरण हैं। यहां पे देखिए, एक समीकरण और यहां पे दूसरा समीकरण है। तो x का मान आप किसी भी समीकरण में उठा के रख दो। तो हमने समीकरण सेकंड यहां लिया था, और हमने x का मान जो है समीकरण फर्स्ट में हम रखने जा रहे हैं। तो आपका समीकरण फर्स्ट है क्या, 7x - 15y और बराबर 2, यही तो है। अब x का मान देखिए, x का यह मान ही तो समीकरण फर्स्ट में रखना है। तो x का मान क्या है, 3 - 2y। तो x की जगह पे हम 3 - 2y रख देंगे। तो 7 ऐसे लिखा है, और इसके जगह पे 3 - 2y लिख दिया, और -15y और बराबर 2। अब इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है, हल करना है। तो देखिए, 7 का गुणा इसके साथ में भी होगा और इसके साथ में भी होगा। तो इसका गुणा इससे होगा तो 7 3 आपका 21 हो जाएगा। और जब इसका इससे होगा तो पहले माइनस है, माइनस और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 7 2 14 हो जाएगा, और y है तो y हो जाएगा, और -15y और बराबर इधर आपका 2 हो गया। अब देखिए, ये y है और यहाँ पे माइनस, या माइनस, तो दोनों क्या हो जाएगा आपका, ये जुड़ जाएगा। तो ये आपका -29y आ जाएगा, और ये +21 है तो इसको हम इधर भेजेंगे बराबर के, तो ये -21 हो जाएगा। तो बराबर 2 और -21। अच्छा, 2 प्लस में है और 21 माइनस में है, तो घट जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा माइनस में। तो -29y और बराबर -19। ये माइनस माइनस आपका कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया आपका, 19/29। ये हमारा दूसरा कंप्लीट हो गया। पहले चरण में क्या करना है, हमें x का मान निकालना है किसी भी समीकरण को लेके। x का मान किसके पद में आपका निकलेगा, y के पद में। फिर वही x का मान उठा के आप किसी भी समीकरण में रख दो, तो आपको तुरंत किसका मान मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा। वो भी किसमें, अंकों में मिल जाएगा, संख्याओं में मिल जाएगा। अब जब आपका y का मान संख्याओं में मिल जाए, तो आप जो x का मान आप निकाले थे y के पद में, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। आप इसमें उस y का मान रख दीजिए। तो अब देखिए, यहाँ पे हम y का मान रखेंगे अंक वाला, तो हमें किसका मान मिल जाएगा, x का। तो स्टेप 3 कर सकते हैं आप। स्टेप 3 में क्या कर सकते हैं, y का यह मान समीकरण 3 में रखते हैं। तो y का यह मान समीकरण 3 में रखिए। y समीकरण 3 आपका क्या है, x बराबर 3 - 2y, x बराबर 3 - 2y। तो x बराबर 3 - 2 गुणे, और y का मान यहाँ पे है 19/29, 19/29। तो ठीक है, अब इसको जो है सॉल्व किया जाए। तो x बराबर आपका, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, इधर में हम सॉल्व करके बता देते हैं। 3 - 19 और 2 का गुणा करेंगे तो आपका 38 और बटे 29 हो जाएगा। अब यहाँ पे बटे 1 लगा सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ये आप 10th में है तो इतना तो जानते ही होंगे। तो 29 तियाँ जाना पड़ेगा आपको। तो 29 तियाँ आपका 3 9 27 हो जाएगा, 2 बचेगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो आपका 87 - 38 और बटे 29। तो 87 में से जब 38 घटेगा तो आपका बचेगा 49। तो 49/29 ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर यहाँ पे आपका x आ गया। तो x का मान आपका ये आ गया, और y का मान आपने यहाँ निकाला था, तो इसको भी साथ में लिख लीजिए। y बराबर कितना आया है आपका, 19/29, 19/29। तो यही आपका जो है x और y का मान ही निकालना होता है हमें। जो हमारे चर राशि दिए होते हैं, चर राशि हमारे सवाल में क्या दिए हुए थे, x और y ही तो दिए हुए थे। तो इन चरों का मान ही निकालना
आपका बीजगणितीय विधि कहलाता है, प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। ग्राफीय विधि में भी हम इसी का मान निकालते थे। जैसे देखिए ऐसे बनता था, तो यहाँ पे इसका एक हल होता था। इसको कैसे लिखते हो, एक्स वाई के रूप में लिखते हो, तो एक्स का मान कुछ मिलता है, वाई का कुछ मान मिलता है, तो एक्स वाई का मान ही आप निकालते हो दोनों चरों का। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब अगला विधि देखते हैं। देखिए दूसरा मेथड आपका जो विधि है बीजगणितीय में, वो आपका विलोपन विधि है। विलोपन से आप अर्थ समझेंगे विलुप्त होने का। विलुप्त का मतलब गायब कर देना, ठीक है। तो इस विधि में हम, जैसे इस विधि में देखिए, इसको भी हम एक उदाहरण से ही समझेंगे। इसमें देखिए आपका जो दो चर दिया हुआ है, एक एक्स और एक वाई दिया हुआ है, इसमें से किसी एक चर को गायब कर देंगे। गायब का मतलब ऐसा नहीं कि इसका शक्ति से गायब इसे कर देंगे, इसे कुछ मेथड से गायब कर देंगे। गायब का मतलब जैसे मान लीजिए इन दोनों को हम जोड़ दें, तो जोड़ने का मतलब वाई वाई वाला अगर सेम होगा तो गायब हो सकता है, अगर सेम नहीं होगा तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये गायब हो जाए, ठीक है। तो देखते इस सवाल को थोड़ा हम चेंज करते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये थोड़ा आसान है और आप थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हम क्वेश्चन लिखते हैं 9x माइनस 4y बराबर आपका 2000 इधर हो जाएगा, और हम 7x ले लें और माइनस 3y और बराबर इसको भी हम ले लेते हैं 2000 ही। अब इसका हल देखते हैं हम, हल कैसे होगा विलोपन विधि से। तो सबसे पहले तो सवाल को ही ले लेते हैं। 9x माइनस 4y बराबर 2000, 7x माइनस 3y बराबर 2000। यहाँ पे आपका y। अब देखिए हमने क्या बताया है इसमें कि विलोपन मीन्स विलुप्त करना, गायब करना। या तो हम x वाले चर पद को गायब कर दें या फिर y वाले चर पद को गायब कर दें। तो देखिए गायब कैसे होगा, हमने क्या बताया है। अब सोचिए यहाँ पे अगर यहाँ पे 9x है, अगर यहाँ पे भी 9x होता और हम इस समीकरण फर्स्ट मान लें और समीकरण सेकंड मान लें, और अगर फर्स्ट और सेकंड को हम जोड़ देते, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते, तो जोड़ देते तो अगर यहाँ पे भी 9 होता और यहाँ पे भी 9 होता तो ये 18 हो जाता, यानी कि विलुप्त नहीं होता। और अगर हम दोनों को घटा देते तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे भी 9x होता और यहाँ पे भी 9x होता, तो घटाने से ये 9x खत्म हो जाता, यानी केवल y वाला पद बचता। एक ही पद को आपको, एक ही पद जिसमें चर राशि सेम हो उसे गायब करने का तरीका ढूंढना है। अगर वो तरीका आपने ढूंढ लिया और सीख गए तो आपको विलोपन विधि आ गया। तो अब क्या करना पड़ेगा, सेम कैसे करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है, तो इस 7 है, तो इसको सेम कैसे करना पड़ेगा कि x वाला हो जाए। या आप y को सेम करना चाहें तो आप y को भी सेम कर सकते हैं। दोनों में से या तो y वाले पद को सेम कर लीजिए या फिर x वाले पद को सेम कर लीजिए। तो हम स्टेप फर्स्ट देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, यही चीज जो हमने बताया है। मान लेते हैं कि हमें y के गुणक को समान करना है। जो y का गुणक 4 है और 3 है, इसे हमें समान करना है। क्यों, y के पद को एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए, विलोपन करने के लिए, विलुप्त करने के लिए। चरण फर्स्ट में हमें, स्टेप फर्स्ट में क्या लिखना पड़ेगा, y को अगर करना है तो आप कह सकते हो, आप x को भी कर सकते हैं, x वाला भी बता देंगे। y के गुणांकों को समान करने के लिए, समान क्यों कर रहे हैं, क्योंकि y के पद को विलुप्त करना है। करने के लिए समीकरण 1 को 3 से लिख दें, फिर आपको बताते हैं इसका मतलब। तथा समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर। अब ध्यान दीजिए, आप पहले समीकरण 1 को हमने क्या लिखा है, 3 से गुणा कर रहे हैं। तो समीकरण 1 आपका ऊपर है, इसमें 3 से गुणा करिए। तो देखिए यहाँ पे 9x है, तो आपका क्या हो जाएगा, 9 तिया 27x, ये 4 तिया 12y बराबर 2000 तिया आपका 6000 हो जाएगा। ये समीकरण आपका 3 मान लीजिए। अब समीकरण 2 को 4 से गुणा करना है, तो 2 में क्या है, 7x, 7 चौके 28x हो जाएगा, माइनस 3 चौके 12y हो जाएगा, और बराबर 2000 चौके ये आपका 8000 हो गया। इसको आप
फोर्थ मान लीजिए। अब देखिए हमने इसका गुणा क्यों किया, देखिए हमने गुणा इसलिए किया था, 4 इसी को देख के हमने किया है कि अगर 4 में 3 से गुणा कर दिया जाए तो 12 हो जाएगा, और 3 में 4 से कर दिया जाए तो तभी 12 हो जाएगा। और आप ऐसा भी एक ट्रिक से याद कर सकते हो, जिसको आपको बराबर करना है, मान लीजिए x वाले पद को बराबर करना है तो x के जो गुणांक है उसी से ऊपर वाले समीकरण में गुणा कर दीजिए, और ऊपर वाले में जो x का गुणांक है 9 उसी से नीचे वाले में गुणा कर दीजिए। यानी अगर हमें x वाले पद को बराबर करना होता तो 9 से इस समीकरण में कर देते और 7 से इस समीकरण में कर देते, लेकिन हमने y को किया है तो देखिए 4 से हमने इस समीकरण में कर दिया और 3 से हमने इस समीकरण में कर दिया है। ठीक है, तो गुणांक से ही गुणा कर देना है। अब देखिए y का पद हमारा बराबर हो गया। अब सोचिए जरा कि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो ये जुड़ जाएगा, लेकिन हमें हटाना है y वाले पद को, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्यों घटाएंगे, तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस में हो जाएगा। तो आ गया स्टेप सेकेंड में, क्या करेंगे देखते हैं। आप लिख सकते हैं y को विलुप्त करने के लिए समीकरण 3 को समीकरण 4 से घटाने पर, ये आपको हर बार नहीं लिखना है, इतना स्टेप स्टेप करके सवाल डायरेक्ट सवाल लगाएंगे। तो घटाएं, देखिए घटाने पे हम लोग का क्या होता है, इधर वाला लिखा है 27x माइनस 12y, ब्रैकेट में कर लेते हैं और इसको घटाना है, माइनस 28x माइनस 12y बराबर, इधर का इधर से घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है समीकरण 3 को समीकरण 4 से घटा रहे हैं, हमने यहाँ पे इसको उल्टा लिख दिया, इसको पहले लिखना चाहिए था, तो इसे पहले लिख लिया जाता है 28x माइनस 12y और माइनस 27x माइनस 12y बराबर 8000 माइनस 6000 हो जाएगा। ये जब घटेगा आपका तो 28x माइनस 12y हो गई, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 27x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 12y और बराबर यहाँ आपका 2000 आ जाएगा। ये आपका 12y से 12y कट गया। अब देखिए केवल x का पद बचा, 28x में से आपका 27x जाएगा, केवल x आएगा, तो x बराबर आपका कितना आ गया, 2000। तो देखिए एक मान मिल गया आपको, x का मान क्या मिल गया आपको, 2000। अब देखिए, अब चाहे x का मान आप चाहे इस समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए और चाहे समीकरण सेकंड में रख दीजिए, तो आपको y का मान मिल जाएगा। तो स्टेप आपका थर्ड हो जाएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हम लिख लेते हैं, क्या है आपका 9x माइनस 4y बराबर 2000, 9x माइनस 4y बराबर 2000, 9 गुणे 2000 यहाँ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि x का मान 2000 है, और माइनस 4y बराबर 2000, ये आपका हो जाएगा 18,000 माइनस 4y बराबर 2000, ये माइनस 4y इधर है, और 2000 माइनस 18,000 ये हो जाएगा, तो माइनस 4y बराबर ये आपका बचेगा माइनस 16,000, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर 16,000 बटे 4, ये 4 चौके 16 हो जाएगा, तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा 4000, और x बराबर आपका कितना आया था 2000। यही दोनों फाइनल आपके आंसर हो जाएंगे। आपको x का भी मान मिल गया और y का भी मान मिल गया। तो इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा विलोपन विधि। अब अगला देखते हैं, जो तीसरा और लास्ट विधि है आपका बीजगणितीय में, वो आपका है वज्रखंड गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि में आपको हमेशा एक समीकरण युग्म दिए होते हैं, इधर में लिख देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। तो इसको हल करने के लिए आपको ये इतना प्यारा सा खूबसूरत सा एक फार्मूला टाइप का मैंने लिख दिया है, ये आपको ध्यान रखना होगा। क्या करना है, लिखते जाइए, ये देखिए लिखा हुआ है
इसको हम एक बार मिटा देते हैं, फिर लिखते हैं। देखिए, इन चीज़ों को हम मिटा के फिर लिखते हैं। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, देखिए ऐसे दो बराबर का चिन्ह लगा लीजिए, और आपके पास कितने चर हैं, दो चर हैं, x और y। तो आप x बटे, और ऐसे यहाँ पे ये दो आपने ऐसे बना लिए हैं, तो x बटे ऐसे कर दीजिए। दूसरा चर क्या है, y, और बटे ऐसे बना दीजिए। और तीसरा आपका कुछ नहीं है, चर कोई है ही नहीं, तो आप 1 और बटे ये वाला सिंबल बना दीजिए। ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं मॉड। क्या बोलते हैं, मॉड, याद रखिएगा। अब क्या करेंगे, देखिए x के साथ में क्या होता है, a1 होता है और a2 होता है। तो x के नीचे जो लिखेंगे वो a1 a2 को छोड़ के लिखेंगे। तो a1 a2 के बाद क्या बचता है आपका, b1 b2 और c1 c2। तो b1 ऐसे लिख दिया और b2 यहां लिख दिया, और c1 ऐसे लिख दिया, c2 यहां लिख दिया। ये लिखने का तरीका होता है। फिर y में आ जाइए, तो y के बगल में गुणांक क्या होता है, b1 और b2 होता है। अब b1 b2 को छोड़ देना है, तो c1 c2 और a1 a2 लिख लीजिए। c1 c2 a1 a2। 1 के नीचे अब c1 c2 को छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको 1 मान लीजिए, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे a1 a2 b1 b2। ये चीजें आपके यहाँ पे हो जाएंगी। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये जो मॉड के अंदर आपका लिखा है b1 b2 और c1 c2 है, इसको ऐसे करते हैं, ऐसे तिरछा गुणा करते हैं, तो बराबर ये हो जाएगा। देखिए b1 का गुणा c2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, b1 c2, और आपका इधर वाला गुणा होगा, ये क्या हो जाएगा, c1 b2। लेकिन ये वाला जब गुणा करेंगे तो एक माइनस अपने आप ऐसे लगा लेते हैं, ये फार्मूला होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, जैसे मैंने एक उदाहरण दे दिया, 2 3 1, और यहाँ पे मान लीजिए 4 है, और यहाँ पे 2 है, या 5 ले लीजिए, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए तो कैसे हो जाएगा, 2 का गुणा 5 से 10 हो जाएगा, 2 पंचे, और 1 चौके 4 हो जाएगा, और बीच का क्या लगा देंगे, माइनस। तो बराबर क्या आ जाएगा, 10 - 4 6 हो जाएगा, और बराबर 6 हो जाएगा। माड हटेगा तो 6। माड हटने का मतलब, जैसे कोई भी चीज माड के अंदर -5 लिखा है, तो ये जब माड को हटाएंगे तो +5 बाहर दे देगा। माड का मतलब अंदर की चीजों को प्लस में बाहर निकाल देता है। यानी एक जादू का डिब्बा समझ लीजिए, अंदर कोई चीज है, चाहे प्लस में है, मान लीजिए +6 है, तो +6 बाहर आएगा ही है। अगर -6 है माड के अंदर, तो ये बाहर निकाल के इसको क्या कर देगा, +6। तो माड का मतलब ये आपका यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ये आप लोगों ने यहाँ पे जाना। तो अब देखिए ये ऐसे सॉल्व होता है। फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पे, जो b1 b2 c1 c2 है, ये आप क्या लिख सकते हैं, b1 c2, ऐसे तिरछा गुणा होगा, फिर इसका गुणा होगा, c1 b2, और यहाँ का क्या लग जाएगा, माइनस। ऐसे इसका भी कर सकते हैं, ऐसे इसका भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक और रूप में, x बटे बराबर y बटे और 1 बटे, मॉड लगा दिया हमने, इसका गुणा करिए, b1 c2 और -c1 b2, इसका गुणा कर दिया। अब ऐसे इसमें भी कर सकते हैं, c1 a2 और -a1 c2। फिर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, a1 b2 -a2 b1। चाहे इसको पहले लिखिए, चाहे इसको पहले लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने, यानी इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये आपका वज्रघन विधि का वो हो जाता है। अब हम एक उदाहरण से इसको समझेंगे। देखिए ये उदाहरण दिया है आपका हल। आपका सवाल क्या है, 2x + 3y = 46 और 3x + 5y = 74। अब सबसे पहले c1 को आप बराबर के इधर ले आइए, यही तो c1 c2 है। तो इसको आप अगर बराबर के इधर लाएंगे तो -46 हो जाएगा। तो यहीं पे हम कर देते हैं -46 बराबर 0 उधर, और इसको इधर ले जाएंगे तो -74 हो जाएगा। तो ये आपका -74 बराबर 0 हो जाएगा। अब सबका मान लिख लीजिए। देखिए a1 का मान कितना है आपका, a1 का मान ये है 2, b1 का मान कितना है 3 है, c1 का मान कितना है -46 है, a2 का मान देख लीजिए 3 है,
B2 का मान देख लीजिए 5 है और C2 का मान आपका -74 है। अब आपको वज्र गुणनखंड के लिए एक फार्मूला पता है। फार्मूला किस हिसाब से पता है? आपको ऐसे पता है। क्या पता है? x बटे आपका यहाँ पे हो जाता है B1 B2 C1 C2 फिर इक्वल टू y बटे C1 C2 A1 A2 फिर बराबर 1 बटे A1 A2 B1 B2। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? B1 C2 माइनस C1 B2 बराबर y बटे C1 A2 माइनस A1 C2 बराबर 1 बटे A1 B2 माइनस B1 A2। अब मान उठा के यहाँ पे रख दीजिए आप। देखिए B1 का मान क्या है? 3 और C2 का मान क्या है? -74। तो यहाँ पे रखना है हमें। तो देखिए x बटे B1 का मान आप देख लीजिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 3 गुणे और C2 का मान आपका -74, 3 गुणे -74। फिर हमने फार्मूले का माइनस लगा दिया। अब C1 और B2 का मान चाहिए, तो C1 का मान -46 और B2 का मान 5, तो -46 गुणे 5, ये आपका मैंने मॉड लगा दिया। फिर बराबर y बटे C1 A2 का मान, C1 का मान -46 और A2 का मान 3, तो -46 गुणे 3, ये आपका हो गया। फिर -A1 C2 का मान चाहिए 2 और -74, 2 गुणे -74 बराबर 1 बटे A1 B2 का मान चाहिए आपको, A1 का मान 2 और B2 का मान 5, तो 2 गुणे 5 और माइनस B1 A2 का मान चाहिए, तो B1 का मान 3 और A2 का मान 3, तो 3 गुणे 3। अब इसको हल करते हैं, तो x बटे 74 का 3 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 3 चौके आपका 12 हो जाएगा और 3 सत्ते 21 और 1 22, 222 हो गया माइनस में। और ये देखिए बच्चों, ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब इसका गुणा कीजिए, 5 छक्के 30 हो जाएगा, 3 बचेगा और 5 चौके 20 और 3 23 हो जाएगा। ये हमने मॉड लगा दिया। फिर बराबर y बटे, फिर इसका भी करिए, तो 3 छक्के 18 हो जाएगा और 3 चौके 12 और 1 13 और ये माइनस में आ गया। और ये देखिए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, फिर 1 का, फिर ये आपका 10 हो जाएगा और ये -9 हो जाएगा। अब देखिए x बटे, ये 230 में से आप 222 जब घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा? 8 बराबर y बटे, जब आप 148 में से 138 घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा? 10 और बराबर 1 बटे 1। तो आपका क्या बच गया? ये चीज बच। अब आगे क्या करना है? अब आगे आपको एक बार x बटे 8 को इसके बराबर ले लेना है और एक बार y बटे 10 को इसके बराबर ले लेना है। ये लास्ट स्टेप है इसका। तो ऐसे कर सकते हैं, x बटे 8 बराबर 1 बटे 1, यानी कि x बराबर तिरछा गुणा हो जाएगा, तो x एकन्नम 1 और 8 एकन्नम 8, x बराबर 8 आ गया। और जब आप y बटे 10 बराबर 1 बटे 1 लिख लेंगे तो ये y बराबर 10 आ गया। और हमें करना क्या होता है? एक्स वाई का मान ही ज्ञात करना होता है। तो ये वज्र गुणनखंड बहुत सरल है, बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, ये मेथड थोड़ा सा याद होना चाहिए और बाकी थोड़ा आपको गुणा भाग करना है, तो ये आपका वज्र गुणनखंड विधि हो जाएगा। अब देखिए कुछ निष्कर्ष देख लेते हैं। दिया गया है, दी गई रैखिक समीकरणों के युग्म के बारे में हम संक्षेप में कह सकते हैं। हमारा जो रैखिक समीकरण युग्म है वो क्या है? ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 है। देखिए क्या निष्कर्ष है, लिखा है कि जब a1 बटे a2
B1 बटे B2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब बराबर नहीं है। हम यहाँ पे मान लीजिए कोई सवाल ले लेते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0, और मैंने ले लिया 3x प्लस 4y प्लस 6 बराबर 0। A1 का मान 2 है, A2 का मान 3 है तो 2/3 लिख दिया, और B1 का मान 3 है और B2 का मान 4 है। अब क्या ये दोनों आपस में बराबर है? 2/3 और 3/4 बराबर है आपस में? नहीं बराबर है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो यानी इन दोनों सवालों को हल किया A1/A2 B1/B2 में, तो ये बराबर नहीं है। तो अगर बराबर नहीं है तो जो हमें रेखा प्राप्त होगी ग्राफ पे, वो ग्राफ पे इस प्रकार की कुछ रेखा प्राप्त होगी, यानी एक दूसरे को दोनों रेखाएं क्या करेंगी? कट करेंगी। और आप ऊपर ही पढ़ सकते हो, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी तो हमको केवल कितना हल प्राप्त होगा? केवल एक हल प्राप्त होगा। और वो एक हल कैसा होगा? अद्वितीय होगा। अद्वितीय मतलब एक ही आंसर होगा, उसका कोई दूसरा हल नहीं होगा, वो अपने आप में यूनिक रहेगा। ठीक है, तो हमें एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। और इसका रेखा कैसे होगी? प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेद रेखाएं मतलब दोनों एक दूसरे को कट करेंगे। ये पहला कंडीशन हो गया। अब जब A1 बटे A2 और B1 बटे B2 और C1 बटे C2 बराबर हो जाए सारे। अब जैसे हम यहाँ पे सवाल ले लेते हैं, एक हम यहाँ पे सवाल ले लेते हैं, यह है आपका, मान लीजिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 9। अब देखिए यहाँ पे A1 का मान क्या है? 2, और बटे A2 का मान क्या है? 3, और यहाँ पे B1 का मान क्या है? 4, B2 का मान 6, C1 का मान 6 और C2 का मान 9। अब इसको जरा हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 2 3 6 और 3 दूनी 6, 3 3 9। देखिए ये भी 2/3, ये भी 2/3 और ये भी 2/3, यानी कि सब आपस में बराबर है। अगर ऐसा सवाल आ जाए कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 आपस में सब बराबर हो जाए, यहाँ पे देखिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 आपस में सब बराबर है, तो जो रेखाएं हैं वो हमारी संपाती होंगी। और आप ऊपर पढ़ ही चुके हैं, अगर रेखाएं संपाती होती हैं तो उस युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी बहुत हल होंगे। संपाती रेखाएं कैसी होती हैं? ये हमारी पहली रेखा है और इसी के ऊपर हमारी क्या हो जाएगी? दूसरी रेखा हो जाएगी। यानी कि जो दूसरी रेखा है ये इस पूरी रेखा को हर जगह कट करेगी, और जितनी बार कट करेगी उतने हमारे हल होंगे। तो इसीलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तीसरा देखते हैं कि जब A1/A2 B1/B2 बराबर हो लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। जैसे इसी सवाल को देख लीजिए, अगर यहाँ पे अगर हो जाए 7 और यहाँ पे हो जाए 9, तो देखिए ये दोनों तो बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका 7/9 रहेगा, जो कि ये बराबर नहीं होगा। यानी कि A1/A2 बराबर रहेगा, B1/B2 बराबर रहेगा, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं होगा। तो हमारी जो रेखाएं हैं वो समांतर हो जाएंगी, यानी कि हमारी रेखाएं कैसी रहेंगी? ये x डैश, ये y और ये y डैश। मान लीजिए पहली रेखा हमारी ये है तो दूसरी रेखा हमारी ये हो जाएगी। दोनों रेखाएं देखिए, ये पहली रेखा हो गई और ये दूसरी रेखा होगी। दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी टच करेंगी? कभी नहीं टच कर पाएंगी, इसीलिए इसके कोई हल नहीं होंगे। ये चीजें हमने यहाँ पे देखी। तो हमने इस इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा? हमने दो चर रेखाओं का रैखिक समीकरण युग्म पढ़ा है, रैखिक समीकरण युग्म, और इसको हमने सॉल्व करने का 2 मेथड देखा है। पहला कौन सा देखा है? ग्राफीय विधि देखी है, और दूसरी बीजगणितीय विधि देखी है। ग्राफीय विधि में हमने 3 मेथड से देखे हैं और बीजगणितीय में भी हमने 3 मेथड से देखे हैं। आगे की वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि इस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि तभी हम एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर 3 का समाप्त होता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो और लगता है कि आपके काम का है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी के कुछ एक्सरसाइज के सवालों के साथ।